वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं अपने चैनल पर परफेक्ट क्वीन ऑफ साइंस यूपी पर आप सभी को सीटेट पेपर की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो आपके लिए बहुत अच्छा चैप्टर आया है। एक चैप्टर का नेम है प्रकाश। चैप्टर नंबर 11 है। ये क्लास 7th का चैप्टर है जिसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लाइट। आपने पतली झिर्री अथवा छिद्र से सूर्य के प्रकाश के किरण पुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। स्कूटर, कार तथा रेलगाड़ी के इंजनों के अग्रदीपों मतलब हेडलाइट जो होती हैं, जितने भी आपको व्हीकल्स दिखते हैं उनकी हेडलाइट से आते प्रकाश की किरण पुंजों को भी आपने अवश्य देखा होगा। इसी प्रकार टॉर्च से भी प्रकाश की किरण पुंजों को देखा जा सकता है। संभवतः आप में से कुछ ने लाइट हाउस या विमान पत्तन एयरपोर्ट के टावर की सर्च लाइट की किरण पुंज को देखा होगा। देखिए आपको शो हो रही है यहाँ पिक्चर में। ये अनुभव क्या संकेत करते हैं, चलिए देख लेते हैं क्या संकेत करते हैं। प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है। बोझो कक्षा 6 में किए गए क्रियाकलाप को स्मरण करता है। इस क्रियाकलाप में उसने एक मोमबत्ती की लो की ओर एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से देखा था। इस तरह से देखा था। बूझो मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लो को क्यों नहीं देख पाया था। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, मतलब कि जो सरल रेखा होती है, सीधी रेखा होती है, उसमें जाता है। हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए या चमकदार पृष्ठ पर पड़ता है तो क्या होता है? क्या होता है देखते हैं। देखिए, ये आपको इसमें पिक्चर दिखाई हुई है। ये क्या कर रहा है, इसमें जो बॉय है वो सीधे पाइप से मोमबत्ती की रोशनी को देख रहा है, और इसमें क्या है, इसमें टेढ़ा पाइप है जिससे वो रोशनी को देख रहा है मुड़े हुए पाइप से। आगे देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की दिशा को परिवर्तित करने की एक विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ पर डाला जाए। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल है उसके स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट अथवा इस्पात की चमकदार चमक प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर सकती है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति कार्य कर सकता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। क्या आपने कभी जल में पेड़ों अथवा इमारतों का परावर्तन देखा है? कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है? जब प्रकाश को किसी दर्पण पर, या जब आपके घर में मिरर देखा होगा आपने, अगर मिरर पर कोई भी प्रकाश आता है तो क्या होता है? वो एक अजीब सी चमक दिखाई देती है। आप अक्सर शय में पढ़ चुके हैं कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या आपको वह क्रियाकलाप याद है जिसमें आपने एक टॉर्च के प्रकाश को दर्पण द्वारा परावर्तित कराया था? देखिए, ये शेर है, अपने फेस को देख रहा है वाटर में। पढ़ते हैं तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। पहेली को पंचतंत्र की शेर तथा खरगोश की कहानी याद आ रही है। उसमें खरगोश ने शेर को पानी में उसका परावर्तन दिखाकर मूर्ख बनाया था। ये जो कहानी है आपने भी पढ़ी होगी या सुनी होगी अपने स्कूल में, या फिर जब आप छोटे थे तो आपके घर में आपकी दादी नानी कोई भी सुनाता होगा। जिस कहानी में क्या था, जो शेर से बचने के लिए, जो एक खरगोश था, उसने शेर से बचने के लिए शेर को उसकी ही परछाई पानी में दिखा दी थी। तो शेर का क्या हुआ था, शेर पानी में कूद गया था। तो ये पानी में जो शेर का परावर्तन था, उससे उसको मूर्ख बनाया गया था।
आगे देखते हैं एक्टिविटी 11.1। एक टॉर्च लीजिए, इसके कांच को पिक्चर 11.5 में दर्शाए अनुसार काले रंग के चार्ट पेपर के टुकड़े से ढकिए जिसमें 3 पतली झर्रियां बनी हों। लकड़ी के किसी चिकने बोर्ड पर एक अन्य चार्ट पेपर की एक शीट फैलाइए। चार्ट पेपर पर समतल दर्पण की एक पट्टी ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखिए। अब टॉर्च की झिर्रियों से निकलने वाले प्रकाश किरण पुंज को दर्पण पर डालिए। टॉर्च को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि इसका प्रकाश बोर्ड पर लगे चार्ट पेपर के अनुदिश दिखाई दे। अब इसकी स्थिति को इस प्रकार समायोजित कीजिए कि टॉर्च का प्रकाश समतल दर्पण पर एक कोण बनाते हुए टकराए। देखिए आपको दिख रहा है इस तरह से। क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर सकता है? अब टॉर्च को थोड़ा सा इधर उधर इस प्रकार हटाइए कि दर्पण पर प्रकाश पड़ता रहे। क्या परावर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन देखते हैं? परावर्तित प्रकाश की दिशा के अनुदिश दर्पण में देखिए। क्या दर्पण में आपको टॉर्च पर लगी झिर्रियां दिखाई देती हैं? ये झिर्रियों का प्रतिबिंब है। देखिए दर्पण में जो छोटे छोटे छेद हैं उन पर देखना है आपको। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि प्रकाश समतल दर्पण से किस प्रकार परावर्तित होता है। आइए दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों से खेलें तथा उनके विषय में कुछ और अधिक जानकारी प्राप्त करें। एक चेतावनी है आपके लिए, कॉज है, उसको पढ़ते हैं। जलती हुई मोमबत्ती का उपयोग करते समय सावधानी बरतें। इस क्रियाकलाप को यदि अपने अध्यापक या घर के किसी बड़े सदस्य की उपस्थिति में करें तो अच्छा है। पढ़ते हैं आगे। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसी प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है, दर्पण द्वारा बनाया गया मोमबत्ती का वो प्रतिबिंब होता है, मतलब छाया होती है। यह मोमबत्ती किसी बिंब या वस्तु का उदाहरण है। अब मोमबत्ती को दर्पण के सामने विभिन्न स्थितियों में रखिए। प्रत्येक अवस्था में प्रतिबिंब को देखिए। क्या प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा है? क्या प्रतिबिंब की लौ बिंब की लौ की भांति मोमबत्ती के ऊपर सिरे पर दिखाई दे रही है? इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण, देखिए इस तरह का जो दर्पण होता है समतल है, सीधा है, द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के समान आमाप या फिर आकार या साइज का दिखाई देता है जो समतल दर्पण पर बनता है। अब दर्पण के पीछे एक पर्दा ऊर्ध्वाधर रखिए। पर्दे पर मोमबत्ती का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? अब पर्दे को दर्पण के सामने रखिए। क्या अब आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? आप देखेंगे किसी भी स्थिति में मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? आइए एक और क्रियाकलाप से देखते हैं। मतलब जब हम कपड़ा लगा देंगे तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा मोमबत्ती का, वो कितना दूरी पर बनेगा और कैसा बनेगा। एक्टिविटी है 11.3। शतरंज का एक बोर्ड लीजिए। यदि चेस बोर्ड उपलब्ध न हो तो एक चार्ट पेपर पर समान साइज के 64 वर्ग बनाइए। पेपर के मध्य में एक मोटी रेखा खींचिए। इस रेखा पर एक समतल दर्पण को ऊर्ध्वाधर स्थिति में इस तरह से ऊर्ध्वाधर रखिए। दर्पण के सामने 30 वर्ग की सीमा पर कोई छोटी वस्तु जैसे पेंसिल शार्पनर रखिए। जैसे देखिए इसमें रखा हुआ है पिक्चर में, इस तरह से। दर्पण में उसके प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए। अब वस्तु को चौथे वर्ग की सीमा पर रखिए। फिर से दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति नोट कीजिए तथा आप दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा
दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी में कोई संबंध में क्या संबंध आपको पता चलता है? आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी कि दर्पण से बिंब की दूरी होती है। अब इसकी पुष्टि चार्ट पेपर चेसबोर्ड पर प्रतिबिंब को किसी भी स्थान पर रखकर खींचिए। नई हेडिंग है दक्षिण या वाम। जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या यह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है? अब इसको देखते हैं क्या अंतर होता है। अगर हम लेफ्ट करते हैं तो वो राइट होता है और राइट करते हैं तो वो लेफ्ट हो जाता है। एक समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने प्रतिबिंब को देखिए। अपने दक्षिण हाथ को ऊपर उठाइए। आपका प्रतिबिंब कौन सा हाथ ऊपर उठाता है? अब अपने बाएं कान को स्पर्श कीजिए। आपके प्रतिबिंब में हाथ आपके किस कान को स्पर्श करता है? ध्यानपूर्वक देखिए। आप देखेंगे प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है तथा वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। लेफ्ट का राइट और राइट का आपको लेफ्ट दिखाई देता है। तो एक नोट है वो पढ़ लेते हैं। शॉर्ट नोट है, इम्पोर्टेंट है। बूझों ने सड़क पर एक रोगी वाहन जिसे बोलते हैं एम्बुलेंस देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि इसके आगे की ओर शब्द एम्बुलेंस विचित्र प्रकार से लिखा है। देखिए इस पिक्चर में आपको शो हो रहा है, उल्टा लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए कि केवल पार्श्व में ही यह अदला बदली हुई है, प्रतिबिंब उल्टा नहीं दिखाई देता। अब एक कागज के टुकड़े पर अपना नाम लिखिए तथा इसे समतल दर्पण के सामने पकड़कर रखिए। इस एक्टिविटी को आप करके भी देख सकते हैं जिससे कि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यह दर्पण में कैसा दिखाई देता है? क्या अब आप समझ सकते हैं कि रोगी वाहनों पर शब्द एम्बुलेंस को 11.9 की भांति क्यों लिखा जाता है? जब रोगी वाहन के आगे जाने वाले वाहनों के चालक अपने पश्च दृश्य दर्पण पीछे का दृश्य दिखाने वाले दर्पण में देखते हैं तो वे रोगी वाहक पर लिखे एम्बुलेंस को स्पष्ट पढ़ सकते हैं और उसे आगे जाने के लिए रास्ता दे देते हैं। हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है। ये बात अभी तक किसी को भी पता नहीं होगी क्यों एम्बुलेंस इस तरह से लिखा हुआ होता है। जिसको अब पता चली है या पहले से पता थी वो कमेंट में बताइएगा कि किसको पहले से पता थी और किसको अभी पता चली है। हम में से प्रत्येक का यह कर्तव्य है कि रोगी वाहन का रास्ता रोकें, बिना उसे आगे जाने दें। आपने देखा होगा कि स्कूटर या कार के पार्श्व दर्पण में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब स्वयं वस्तुओं से छोटे दिखाई देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? देखिए ऐसा क्यों होता है तो इसको देखते हैं। गोलीय दर्पणों से खेल। अब हम देखने वाले हैं गोलीय दर्पण से खेल। पहले तथा बूझो सायकाल भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। बूझो ने स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट उठाई और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। अरे यह प्लेट तो समतल दर्पण की भांति कार्य करती है। मेरा प्रतिबिंब सीधा तथा समान साइज का है। जो समतल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है, मतलब जो अपनी इमेज बनती है वो बिल्कुल सीधी बनती है और समान जो हमारा साइज होता है उसी के अकॉर्डिंग। पहेली ने अपना प्रतिबिंब इस्पात की चम्मच के बाहरी अर्थात पिछले वाले पृष्ठ का उपयोग करके देखा। पहेली ने कहा, बूझो इधर देखो, मैं भी अपना सीधा प्रतिबिंब देख सकती हूँ, यद्यपि यह साइज में छोटा है। यह चम्मच भी इस प्रकार के दर्पण की भांति कार्य करती है। आप भी चम्मच या कोई भी वक्रित चमकदार पृष्ठ का उपयोग अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं। देखिए इस तरह से चम्मच में कैसा दिख रहा है प्रतिबिंब जो है, चम्मच में ये उल्टा प्रतिबिंब दिख रहा है। अगर सीधा देखते हैं, अगर फेस इस साइड है तो उस साइड से इस साइड को हमारा फेस शो होता है इधर। चलिए आगे देखते हैं हम। एक्टिविटी है 11.5। स्टेनलेस इस्पात की एक चम्मच लीजिए। चम्मच के बाहरी पृष्ठ को अपने चेहरे के पास लाइए तथा इसमें देखिए। क्या आप इसमें अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं? आपने जैसा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखा था, क्या यह प्रतिबिंब उससे भिन्न है? क्या यह प्रतिबिंब सीधा है? क्या इसका साइज बिंब के साइज के समान है अथवा छोटा है या बड़ा है? तो आपको ये देखना है। देखिए इस तरह से, जैसे इस पिक्चर में शो हो रहा है इस तरह से। क्या इतना बड़ा ही आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा अपना, या छोटा या फिर बड़ा?
आगे देखते हैं। अब चम्मच के भीतरी पृष्ठ का उपयोग करके अपना प्रतिबिंब देखिए। हो सकता है इस बार आपको अपना प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखाई दे। यदि आप अपने चेहरे से चम्मच की दूरी बढ़ाएं तो संभव है कि आप अपना उल्टा प्रतिबिंब देख पाएं। अपने चेहरे के स्थान पर आप अपने पेन अथवा पेंसिल के प्रतिबिंब की भी तुलना कर सकते हैं। चम्मच का वक्रित चमकदार पृष्ठ एक दर्पण की भांति कार्य करता है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है, जबकि इसका जो बाहरी पृष्ठ होता है वो उत्तल दर्पण, जो भीतरी पृष्ठ होता है वो होता है अवतल दर्पण। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अवतल दर्पण, और जो बाहरी होता है वो उत्तल दर्पण की भांति काम करता है। आगे देखते हैं। अवतल तथा उत्तल दर्पणों को गोलीय दर्पण क्यों कहते हैं? रबड़ की एक गेंद लीजिए तथा इसके एक भाग को चाकू अथवा आरी से काटिए। सावधान रहें, गेंद काटने के लिए किसी अपने से बड़े व्यक्ति की सहायता लीजिए, क्योंकि नहीं तो कटेगी नहीं गेंद। कटी हुई गेंद का भीतरी पृष्ठ अवतल तथा बाहरी पृष्ठ उत्तल होता है, क्योंकि उत्तल जो होता है वो ऐसे उभरा हुआ होता है बाहरी पृष्ठ, और जो अवतल होता है वो अंदर इस तरह से ही अंदर वाला होता है अवतल। और ये जो बाहर वाला है, ये आपको होता है उत्तल। आगे देखते हैं। देखिए इस तरह से, जैसे इसमें आपको शो हो रहा है, इस तरह से जो बाहर वाला है वो उत्तल है, और जो भीतर वाला है, जो ऐसे करके बनेगा भीतर वाला, ये जाएगा आपका अवतल दर्पण। आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आइए देखें क्या यह अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए भी सही है। आपके लिए एक चेतावनी है, कॉजेज है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको पढ़ लेते हैं। सूर्य के प्रकाश में किया जाना है, जो एक्टिविटी 11.6 है वो सूर्य के प्रकाश में की जानी है। सावधान, कभी भी सूर्य को या इसके प्रतिबिंब को सीधे मत देखिए, क्योंकि इससे आपकी आंखें खराब हो सकती हैं। आप सूर्य के प्रतिबिंब को किसी पर्दे या दीवार पर बनाकर देख सकते हैं। एक अवतल दर्पण लीजिए, इसके परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर रखकर पकड़िए। दर्पण से परावर्तित प्रकाश को एक कागज की शीट पर प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। कागज की शीट को तब तक आगे पीछे कीजिए जब तक कि आपको देखिए इस तरह से आपको एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। दर्पण तथा कागज की शीट को कुछ मिनट के लिए स्थिर रखिए। क्या कागज जलना प्रारंभ कर देता है? यह चमकदार बिंदु वास्तव में सूर्य का प्रतिबिंब है। ध्यान दीजिए, यह प्रतिबिंब पर्दे या फिर कागज की कोई शीट है पर बन सकता है। पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। स्मरण कीजिए कि क्रियाकलाप जो एक्टिविटी 11.2 में समतल दर्पण द्वारा बने मोमबत्ती की लौ के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। हम पिक्चर में देख लेते हैं 11.2 में कौन सा प्रतिबिंब है। देखिए ये जो मोमबत्ती पर बना था इसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। अब देखते हैं एक्टिविटी 11.7। अवतल दर्पण को चित्र 11.15 में दिखाए अनुसार मेज पर रखे किसी स्टैंड कोई प्रबंध जो दर्पण को स्थिर रख सके का उपयोग किया जा सकता है। स्टैंड पर रखकर लगाइए। गत्ते की किसी सीट पर एक सफ़ेद कागज चिपकाइए। यह एक पर्दे का कार्य करेगा। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती दर्पण से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर इस तरह से, कम से कम भी 50 सेंटीमीटर की दूरी है, उस पर रखिए। पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए इस पिक्चर के अकॉर्डिंग। इसके लिए पर्दे को दर्पण की ओर अथवा
दर्पण से दूर उस समय तक सरकाइए जब तक कि लौ का तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त न हो। ध्यान रखिए कि मोमबत्ती से दर्पण पर पड़ने वाले प्रकाश को पर्दा बाधा न पहुंचाए। क्या यह प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी? क्या इसका साइज लो जितना ही है? तो आपको ये देखना है लो जितना ही साइज हो रहा है या नहीं। अब मोमबत्ती को दर्पण की ओर लाइए तथा इसे इससे अलग अलग दूरी पर रखिए। मोमबत्ती को दर्पण से आस पास की दूरी पर रखना, वो कभी दूर करना कभी पास करना, अलग अलग दूरी पर। प्रत्येक अवस्था में पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। जब मोमबत्ती दर्पण के अत्यंत निकट है तो तब आपको क्या प्रतिबिंब की मतलब जो लौ है वो कितनी दूरी पर दिखाई देता है ये देखना है। जैसे कि आप पास में हैं तो कैसा प्रतिबिंब की लौ दिख रही है, मोमबत्ती की लौ दिख रही है, भी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर पाना संभव है। आगे देखते हैं। हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज में बिंब से छोटा या बड़ा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी भी हो सकता है। अवतल दर्पण का उपयोग अनेक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। संभवतः आपने डॉक्टर को आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करते समय अवतल दर्पण का उपयोग करते देखा होगा। दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जा सकता है। देखिए जो डेंटिस्ट होते हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, वो अवतल दर्पण का ही यूज़ करते हैं, जो दंत चिकित्सक हैं। टॉर्च, कारों तथा स्कूटर के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल है। टॉर्च भी अवतल होती है। आगे पढ़ते हैं। बूजो ने अपनी नई साइकिल की घंटी के चमकदार पृष्ठ में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब सीधा तथा साइज में छोटा है। उसे उत्सुकता है कि क्या घंटी भी एक प्रकार का गोलीय दर्पण है? क्या आप पहचान सकते हैं कि यह किस प्रकार का दर्पण है? तो जो घंटी का परावर्तक पृष्ठ है वो उत्तल है। अब देखेंगे हम एक्टिविटी 11.8। एक्टिविटी 11.7 को अब अवतल दर्पण के स्थान पर उत्तल दर्पण लेकर दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को एक्टिविटी 11.7 की भांति आपको करना है। देखिए अब कौन सा है, अब एक है उत्तल दर्पण। इस एक्टिविटी को करना है। क्या आप उत्तल दर्पण द्वारा बिंब की किसी भी दूरी के लिए वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं? क्या आप बिंब से बड़े साइज का प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं? क्या अब आप वाहनों के पार्श्व दर्पणों, साइड मिरर जो होते हैं, जो वाहनों में लगे हुए होते हैं, में उपयोग किए जाने वाले दर्पण को पहचान सकते हैं? ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकते हैं, अतः ये चालकों को पीछे के अपेक्षाकृत अधिक क्षेत्र के वाहनों को देखने में सहायता करता है, क्योंकि वो छोटे दिखाई देते हैं और दिखाई इसमें दूर तक का देता है उत्तल दर्पण में। देखिए इस तरह से ये जो मिरर होता है, जो वाहनों में लगा हुआ होता है, जिसमें पीछे का देख लेते हैं, ये होता है उत्तल दर्पण। आगे पढ़ते हैं। लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब। आपने आवर्धक लेंस देखा होगा। यह बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। संभवतः आपने इसका उपयोग कॉकरोच अथवा केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए भी किया होगा। आवर्धक लेंस वास्तव में एक प्रकार का लेंस ही है। आप इसका उपयोग लेबोरेटरी में बहुत करते हैं। जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपको इसका उपयोग करना होता है। आगे देखते हैं। इस टाइप से होता है एक आवर्धक लेंस की शेप ये होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, ये डॉक्टर्स के पास भी बहुत मिलता है। ये यूज़ आता है बड़ी चीज़ों को, छोटी चीज़ों को बड़ा करके जूम करके देखने में। आजकल तो फ़ोन में भी ये होता है, कोई चीज़ छोटी है तो उसको जूम करके हम बड़ा देख सकते हैं। इसी तरह से लेंस का उपयोग व्यापक रूप से चश्मों, दूरदर्शकों, दूरबीन तथा सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। इस सूची में लेंसों के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कीजिए। कुछ लेंस लीजिए, उन्हें स्पर्श करके महसूस कीजिए। क्या आप केवल स्पर्श करके कुछ अंतर देख पाते हैं? वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। जो किनारों से तो पतले होते हैं बट बीच में वो मोटे होते हैं, वो होते हैं उत्तल लेंस। ये भी क्वेश्चन बनता है। जो किनारे की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं वो होते हैं अवतल लेंस।
ध्यान दीजिए कि लेंस पारदर्शी होते हैं तथा इनमें से प्रकाश गुजर सकता है। इस तरह के होते हैं। जो बीच से मोटा होता है वो होता है उत्तल लेंस, और जो बीच से पतला होता है वो होता है अवतल लेंस। आपके लिए एक कॉज है, चेतावनी है, वो पढ़ते हैं। लेंस से सूर्य को या किसी चश्मे चमकीले प्रकाश को देखना खतरनाक है। आपको उत्तल लेंस से सूर्य के प्रकाश को अपने शरीर के किसी भाग पर फोकसित न करने के बारे में भी सावधानी बरतनी चाहिए। अब हमारे लिए न्यू एक्टिविटी आ गई है, और अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, वीडियो अच्छी लग पा रही है थोड़ी बहुत, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी वीडियो है। अब देखते हैं एक्टिविटी 11.9। एक उत्तल लेंस अथवा आवर्धक लेंस लीजिए, इसे सूर्य की किरणों के मार्ग में रखिए। चित्र 11.23 में दर्शाए अनुसार एक कागज की शीट रखिए। लेंस तथा कागजों के बीच की दूरी को उस समय तक समायोजित कीजिए जब तक कि आपको कागज पर एक चमकदार बिंदु प्राप्त न हो जाए। इस स्थिति में लेंस तथा कागज को कुछ मिनटों के लिए स्थिर रखिए तथा कागज जलना प्रारंभ कर देता है। देखिए, आपको पिक्चर दिखाती हूँ इस तरह से। 11.23 यह है पिक्चर। आगे देखते हैं। अब उत्तल लेंस को अवतल लेंस से बदल लीजिए। पहले ये एक्टिविटी उत्तल लेंस के साथ की थी, अब अवतल लेंस के साथ। क्या अभी आपको कागज पर चमकदार बिंदु दिखाई देता है? इस बार आपको चमकदार बिंदु क्यों नहीं प्राप्त हो सकता? हमने दर्पणों के लिए देखा कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंबों की प्रकृति तथा साइज बदलते हैं। क्या यह लेंसों के लिए भी मान्य है? सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अभिसरित या अंदर की ओर मोड़ना अभिसरित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस आपतित प्रकाश को अपसरित बाहर की ओर मोड़ देता है, अतः इसे अपसारी लेंस बोलते हैं। जो बाहर की ओर मोड़ देता है प्रकाश को उसे बोलते हैं अपसारी लेंस, और जो अंदर की ओर मोड़ता है उसे बोलते हैं अभिसारी लेंस। आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी है 11.10। एक उत्तल लेंस लीजिए तथा इसे मेज पर रखे एक स्टैंड पर लगाइए, जैसा कि आपने अवतल दर्पण में किया था। मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती को लेंस से लगभग 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए। यह आपको लेंस के साथ करना है। अब तब हमने दर्पण के साथ किया था, अब इस तरह से लेंस के साथ करेंगे। पढ़ते हैं आगे। लेंस की दूसरी ओर रखे कागज के पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। आपको पर्दे को लेंस की ओर या लेंस से दूर ले जाना चाहिए, जिससे कि आपको लौ का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। आपको किस प्रकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है? क्या यह वास्तविक है या आभासी? ये देखना है आपको। अब लेंस से मोमबत्ती की दूरी बदलिए। प्रत्येक अवस्था में कागज के पर्दे को सरकाकर इस पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। अवतल दर्पण के लिए किए गए एक्टिविटी 11.7 के अनुसार अपने प्रेक्षणों को सारणीबद्ध कीजिए। इस प्रतिबिंब की किसी स्थिति के लिए आपको ऐसा प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है जो सीधा तथा आवर्धित हो। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्या यह वास्तविक है? देखिए, इस तरह का प्रतिबिंब आपको शो होगा इन दोनों एक्टिविटी से। ऐसी स्थिति में ही उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भांति उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन कीजिए। आप पाएंगे कि अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सतह आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज से छोटे हैं। आगे पढ़ते हैं। यह है सूर्य का प्रकाश, श्वेत अथवा रंगीन। जो सूर्य का प्रकाश होता है वो श्वेत होता है या रंगीन होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, क्या आपने आकाश में कभी इंद्रधनुष देखा है? आपने ध्यान किया होगा कि यह प्राय वर्षा के पश्चात दिखाई देता है, जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है। इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष के रूप में दिखाई देता है। इस तरह से ये पिक्चर में शो हो रहा है, कलरफुल।
ये इंद्रधनुष है। ये इंद्रधनुष में कितने वर्ण या रंग होते हैं? मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी तथा बैंगनी। आपने देखा होगा कि जब आप साबुन के बुलबुले बनाते हैं तो वे भी रंगीन दिखाई देते हैं। इसी प्रकार जब प्रकाश किसी सीढ़ी से परावर्तित होता है तो आपको अनेक वर्ण दिखाई देते हैं। तो आपको इस सीढ़ी में भी, कैसेट में भी आपको बहुत सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि रेनबो में होते हैं। इन सब अनुभवों के आधार पर क्या हम यह कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश विभिन्न वर्णों का मिश्रण है? अब इस चीज़ को समझते हैं 11.11 एक्टिविटी में। कांच का एक प्रिज्म लीजिए। किसी अंधेरे कमरे की खिड़की के छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला किरणपुंज प्रिज्म के एक फलक पर डालिए। प्रिज्म के दूसरे फलक से बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफ़ेद कागज़ की एक शीट अथवा सफ़ेद दीवार पर गिरने दीजिए। आप क्या देखते हैं? इस तरह से, जैसा आपको इस पिक्चर में शो हो रहा है। इंद्रधनुष जैसे ही वर्ण यहाँ पर दिखते हैं। सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान हैं। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। कैसा प्रकाश बोलते हैं? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश के वर्णों को पहचानने का प्रयत्न कीजिए तथा इनके नाम अपनी नोटबुक में लिखिए। इस तरह से श्वेत प्रकाश है जो आपको शो हो रहा है। क्या हम इन 7 वर्णों को मिलाकर श्वेत प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं? एक्टिविटी देखते हैं 11.12। लगभग 10 सेंटीमीटर व्यास की गत्ते की एक वृत्ताकार डिस्क लीजिए। इस डिस्क को 7 खंडों में बांट लीजिए। चित्र 11.31 में दर्शाए अनुसार इन खंडों को इंद्रधनुष के 7 वर्णों से पेंट कीजिए। आप इन खंडों पर विभिन्न वर्णों के कागज भी चिपका सकते हैं। डिस्क के केंद्र पर एक छोटा चित्र बनाइए। डिस्क को एक बॉल पेन के रिफिल की नोक पर ढीले से लगाइए। सुनिश्चित कीजिए कि डिस्क स्वतंत्रतापूर्वक, इस तरह से, यह डिस्क दे रखी है आपको, को दिन के प्रकाश में घुमाइए। आप इसको दिन के प्रकाश में घुमाएंगे। जब डिस्क तेजी से घूमती है तो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तथा डिस्क श्वेत सी प्रतीत होती है। ये वाली डिस्क आपको वाइट कलर की प्रतीत हो रही है, बिल्कुल वाइट, क्योंकि सारे कलर एक जगह मिक्स हो गए हैं। इस डिस्क को सामान्यतः न्यूटन की डिस्क कहते हैं। इसे बोलते हैं न्यूटन की डिस्क, जो वाइट हो गई है। इसमें पढ़ते हैं जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं। पहेली को एक अद्वितीय विचार आया है। उसने एक वृत्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया जिस पर इंद्रधनुष के 7 वर्णों को पेंट किया गया। अब लट्टू घूर्णन करता है तो यह लगभग श्वेत दिखाई देता है। ये आपको पिक्चर में शो हो रहा है। ये है जिस पर कलर हुआ है और ये है मिक्सिंग कलर, मतलब घूमता हुआ लट्टू। तो ये चैप्टर मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर चैप्टर अच्छा लगा है, वीडियो समझ में आई है, तो चैनल को ज्वाइन करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।